नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं शगुन भालेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ पहाड़िया भाग्य एपिसोड 3 सीजन 2 में। तो आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो नक्सलवाद की से प्रभावित होके एक शिक्षक की नौकरी छोड़ के एक माओइस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गए थे। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उन्होंने शायद गलत मार्ग अपना लिया है और वो उस मार्ग से निकलने के लिए तड़पने लगे। तो इस पूरे कहानी के घटनाक्रम के बारे में आज हम समीर जी से जानेंगे। समीर जी हैं हमारे साथ और शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय समीर जी का। समीर जी बहुत पुराने वॉलंटियर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, सोशल वर्कर हैं और अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल टीचर विद द आर्ट ऑफ लिविंग और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया है, जैसे सुनामी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। जब साउथ इंडिया में सुनामी आया था तो हमारा नमस्कार नमस्कार शोभन जी। तो शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा मैं आप चाहूंगी कि दर्शकों को हमारे ये बताएं कि माओइज्म एक्चुअली है क्या। बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के दिमाग में और गलत कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सो हम लोग एक्चुअली जानना चाहेंगे कि ये है क्या। से तुम करके चाइना के एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर रहे, कम्युनिस्ट लीडर रहे। हाँ, तो ये माओवाद जो है वहीं से पनपा है। दिस शब्द, दिस वर्ड माओइस्ट और माओइज्म कम्स फ्रॉम माओ। या सो माओ से तुंग उनका नाम था। चाइना के रेवोल्यूशनरी लीडर थे और वही थे जब सत्ता में, जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था 1962 में, चाइना ने जब किया था, तो माओइस्ट शब्द का ओरिजिन तो वहीं से है। और ये जो ओरिजिनली इंडिया में नक्सलाइट से जाने गए, क्योंकि उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास में, अगर आप सिलीगुड़ी से नेपाल जाते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद, तो आपको एक छोटा सा स्टेशन मिलता है, एक जगह मिलती है, नाम है नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी में कुछ स्टूडेंट लोग इकट्ठा हुए थे, आइडियलिस्ट थे, उनको एक यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट करने का उनके मन में विचार था। और वहां से जो एक विचारधारा पनपी और जो लेफ्ट लीनिंग थी, बल्कि मैं बोलूँगा अल्ट्रा लेफ्ट थी, और वो आगे जाके नक्सलिज्म या नक्सलाइट्स कहलाए गए। और उनको लगा दैट पावर शुड विल कम फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, यू नो, दैट हमको अगर क्रांति लेके आनी है तो उसके लिए जो हथियार का मार्ग अपनाना होगा, ऐसा करके उनका विचारधारा रहा। और उसमें बहुत आइडियलिस्टिक लोग भी थे। यूनिवर्सिटीज के अच्छे घरों के छात्र अपना पढ़ाई छोड़ के भी उसमें चले गए और एक आइडियलिज्म में। और ऐसे ही एक व्यक्ति उस विचारधारा से प्रभावित होके बिहार के गांव में एक मास्टर थे, और इनको लगा कि हम क्यों नहीं इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। और वो आइडियोलॉग की तरह इसमें घुस गए, और धीरे धीरे करते करते ये जो है व्यक्ति, एक एक उनका हल्का परिचय मैं कहूँगा, उनका वैसे नाम कुछ जो भी रहा, वो हम उनको राम सिंह के नाम से ही परिचय इस वक्त देना चाहेंगे। तो जो राम सिंह हैं, ये अपना शिक्षक की काम छोड़ के ये इसमें घुस गए, और फिर कई वर्ष उसमें रहे। और ऐसा ही हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने मेरे को, मैं ये माओइज्म से इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे काफी देर से। और यहाँ तक कि मैंने बस्तर में, छत्तीसगढ़ में भी काम किया। और उस विषय में भी मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग एपिसोड या अलग एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी, वो एक अलग लंबा विषय है। तो उसके वो घटनाक्रम के बाद
पूज्य गुरुदेव ने मेरे को कहा कि आप यूपी जाओ, उत्तर प्रदेश में कोई भी 2 जिले ले लो, एक सोनभद्र और एक कोई भी और दूसरा। तो मैंने सोचा ठीक है, गुरुदेव बोल रहे हैं सोनभद्र या कोई भी 2 जिले ले लो, और पर सोनभद्र और साथ में एक और। तो बार बार सोनभद्र का नाम लेते, तो मैं सोनभद्र जिला जब पहुंचा, ये आपका पूर्वी छोर, इट इज ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ यूपी। if Gautam Budh Nagar or Noida is the western end of UP, this is the eastern most end of UP. यहाँ पे आखिरी छोर है उत्तर प्रदेश का। तो वहां पर बिहार बॉर्डर लगता है एक तरफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगता है, एक तरफ झारखंड बॉर्डर लगता है। और अक्सर ये जो माओइस्ट लोग होते हैं, ये जहाँ पे 3-4 बॉर्डर जुड़ते हैं वहां पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान होता है ये पुलिस को से बचना। एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी से चौथी में चले जाते हैं। बस्तर का भी ऐसे ही है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ आंध्रा है। अब वो हिस्सा आंध्रा रहा या तेलंगाना रहा, मुझे अभी नहीं कह सकता, और एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो ऐसा होता है। तो इनको मुख्य धारा पे लाने के लिए हम लोग काफी देर से प्रयासरत थे, और व्यक्तिगत स्तर से मैं बहुत हर एक तरीके से, और उसमें कई हमें असफलताएं भी मिली। ये ऐसे तो नहीं है कि आप कोई साबुन खरीदने जा रहे हैं और आप मार्केट में गए और बोला साबुन चाहिए तरीके और आप खरीद लाए। इसमें आपको बहुत भिन्न किस्म के चैलेंजेस आते हैं, और आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप आज शुरू किए तो कल में ही कुछ ऐसा परिणाम हो जाएगा। तो उसमें बहुत कई सारी मैं कहता हूँ कि असफलताओं की एक लंबी कहानी है। और इसके आगे बढ़ते बढ़ते हम 2009 की बात है शायद, हम पहली बार सोनभद्र पहुंचे और वहां पे अपना आर्ट कोर्सेज वगैरह सिखाने लगे। हमने कहा गुरुदेव ने हमको यहाँ भेजा है तो आर्ट कोर्स कराए जाएंगे। तो हमको कोर्स तो हम करा रहे थे, बट हमको लगा कि ये उसके पीछे कुछ वो रस नहीं आ रहा था। I felt, I have not been sent here only for this. There is some larger, bigger purpose that Gurudev sent me here for. So धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो माओवादी है, वही नक्सलाइट्स है, वही जिस चीज के लिए हम लोग प्रयासरत रहे छत्तीसगढ़ में, तो वो लोग का यहाँ भी बहुत वर्चस्व है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा देखा जाए, समझा जाए। तो हमारे साथ एक युवाचार्य रमाशंकर यादव थे वहीं सोनभद्र के, तो उनको हम साथ लेके थोड़ा निकल पड़े गांव जंगल पहाड़ में। और फिर हमको समझ में आया कि इधर बस्तर का अलग कहानी है, यहाँ कहानी कुछ और है। तो हम थोड़ा घूम फिर के वापस आ गए। फिर भी हमको मजा नहीं आया। हमको लगा कि ये हमको अच्छे से एक बार कुछ करना ही होगा। फिर हम पक्का दृढ़ संकल्प करके, और असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब हम ऐसे गुरुदेव के संकल्प के साथ निकलते हैं और फिर उसको बीच में अगर छोड़ के वापस आ जाते हैं, कुछ भी कारण रहे, तो वापस आके जो भी हम दूसरा करते हैं ना, उसमें बिल्कुल रस नहीं आता। आदमी को समझ आ जाता कि यार ये दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ व्हाई आई एम हियर, या मैंने इसलिए जन्म नहीं लिया था, ये लोग को कोर्स कराने के लिए मैं जन्म नहीं लिया इस धरती पे। तो देयर इज अ बिगर पर्पस। तो मैंने बोला यार वहीं वापस जाना पड़ेगा, अब जो होगा देखी जाएगी, जाएंगे तो वहीं जाएंगे। तो रमाशंकर को भी बोला चल भैया वहीं जाना अपने। तो हम एक दिन तय करके निकल पड़े, और वो रास्ता बारिश का रास्ता, जंगल का रास्ता। और अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि आप किसी जंगल वंगल में जाएंगे तो वहां पे जानवर बहुत कम मिलते हैं। दे आर लाइक ऑलमोस्ट घोस्ट फॉरेस्ट, खा गए लोग सब, जानवर पशु पक्षी सब खा गए लोग। मतलब सन्नाटा है जंगलों में, आप हैरान हो जाओगे। सो कई लोग मुझे कब पूछते कि आप जंगल में जाते हैं, ये होता है, आपको जानवर शेर से डर नहीं लगता? मतलब है किधर शेर, किधर का जानवर है? कोई नहीं है उधर में, तो सन्नाटा है और बहुत ही ह्यूमिड होता है एक्चुअली। हाँ ऑफ कोर्स कहीं बिच्छू सांप वगैरह मिल जाते हैं, बट वो आपको पता भी नहीं लगता। मे बी यू स्टेप ओवर देम एंड यू वॉक ऑन, यू डोंट इवन नो यू हैव स्टेप्ड ऑन हाउ मेनी स्नेक्स और हाउ मेनी स्कॉर्पियंस। यू ओनली रियलाइज आफ्टरवर्ड्स कि अरे तो स्कॉर्पियन था, मैं उसके ऊपर पाव रख के निकल गया। सो वो सब है, बट आई मीन वो बड़ा कोई इशू नहीं।
तो ऐसे ही करके हम कई कठिन रास्तों से निकलते गुजरते वो कैमूर, it is the Kaimur ranges, if I'm not sure, beside the सोन नदी बहती है, उसके बराबर में सोनभद्र से बिहार का एडजॉइनिंग जो जिला पड़ता है, दैट इज कैमूर, रोहतास के जिले, एंड वो पूरी पहाड़ी की श्रृंखला है. इट्स माउंटेन रेंज राइट बिसाइड्स दी सोन रिवर. तो हम उस रास्ते चलते गए. कई जगह हम लोग ने नवचेतना कराए, कई जगह कई लोगों ने हमको बोला जी ये रास्ता आपके चलने योग्य नहीं है. तो मतलब हम लोग की खास तौर से शायद मेरी पर्सनालिटी देख के लगता है उनको कि ये तो शहर का कोई बाबू आया है. तो पर हम तो हर टाइप का आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा में रहे हैं. सुनामी प्रोजेक्ट जैसे आप अभी बता ही रहे थे, और अलग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में रहे. हमको ऐसा कोई ऐसा असुविधा नहीं लगता. हम तो बल्कि ऐसे भी कई मौके आए कि हमारे साथ से हम तो पत्थरों पे भी सो गए और बोलते कि मैं तो भैया इस पे नहीं सो पाऊंगा. तो मैंने बोला यार मैं शहर में पला हुआ आदमी सो पा रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं सो सकते हो? हाँ, कि ये तो मन की बात है. आप मना लोगे तो वही यहीं पे भी नींद आ जाएगी. तो ऐसी परिस्थितियों में भी अच्छा वो फिर हम चलते चलते कई ऐसी ऐसी घटनाक्रम बीच बीच में रहे कि हम बारिश में बहुत भीग गए. फिर हम जहाँ पे गाय वाय सोती है वहां पे भी सोए होंगे. और जिसके इधर में कोई किसान था, उसने बोला जी हम आप हमारी जगह गाय बांधते हैं, वहां को व्यवस्था कर देते. हमारे कपड़े भीग गए तो हमने अपने कपड़े उधर ही सुखा लिए. तो फिर ये आपको 2-3 जोड़ा कपड़ा तो लेके निकलते हैं. अभी मतलब आप निकले कहीं तो चाहे पिट्ठू में आपके सामान है. तो वो हमको एडवाइस करने लगे. कहते महात्मा गांधी ने तो एक ही लंगोट में अपना जीवन बिता दिया, मतलब आप तीन जोड़ी क्यों लेके चल रहे हैं? तो मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे वो महात्मा गांधी के साथ जिए होते तो उस जमाने में. एनी तो तो ऐसे भी हमको उपदेश मिल जाते हैं कैसा भी प्रोजेक्ट हो. तो हम हंसते हुए उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते गए. तो करते करते और करते ही हम 2 कदम आगे बढ़े और एक गांव आ गया. तो उसको भी एकदम हौसला आ गया कि अरे भैया ने समझा क्या, हमको गांव मिल गया. और गांव में मेरे ख्याल से वो अभी भारत देश में अभी भी ऐसा है कि गांव के मेन हिस्से में नहीं बल्कि गांव के बाहर के हिस्से में जो दलित वर्ग है उनका झुग्गी झोपड़ियां होती है. तो मैं सबसे पहले हम उसी हिस्से में पहुंचे. ये मेरा अनुमान है कि वो दलितों का ही एक समूह था झोपड़ियों का. तो मैंने कहा कि हम लोग आए हैं, ऐसा करके हम योग ध्यान सिखाते हैं, कहीं खाने रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो बहुत ही गरीब सा लाचार सा एक आदमी था. और तो उसने बोला हाँ जी हो जाएगी. इट वाज एंड उसने हमको एक बाल्टी लाके दिया. बोला वो उधर वो है हमारा कुआं है, उस पे आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए जो भी है. तो मैं और रमाशंकर वो बाल्टी लेके गए और उधर पे नहा लिए. और बहुत ही मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग बाथ्स ऑफ आवर लाइफ आफ्टर ऑल दैट वॉक. और सबसे बोला कि हम ना आपके लिए महुए के रस में आटा गूंद के बनाएंगे, तो आप खा लेंगे क्या? मैंने हाँ जी जरूर, शौक से. मुझे पता भी नहीं था ये महुए का रस क्या होता है. आज भी मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. आई रियली डू नॉट नो. महुआ एक प्लांट होता है, उसका रस बस निकलता है, खाया जाता है उस क्षेत्र में. तेल भी निकलता मैंने सुना उसका, वो मतलब वहां पे ज्यादातर लोग वो खाते. तो महुए के रस में इनकी धर्म पत्नी ने पूरियां बनाई हमारे लिए, जो हमने प्याज के साथ, कच्चे प्याज के साथ उन्होंने हमको दी खाने को. मैं कहता हूँ दैट मस्ट बी द टेस्टिएस्ट मील आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ. बिलीव मी, आई मीन आई एम सेइंग फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माय हार्ट. एंड टुडे आल्सो रियली विश दैट आई कुड गो एंड थैंक दैट मैन, यू नो. सो हमने वो खाया. और मैंने मतलब कहीं ऐसा खाना नहीं खाया होगा, मैं क्या बताऊं आपको. मुझे तो ऐसा लगता है कि भाव भी बहुत मैटर भाव करता है. भाव भाव. और वो आदमी बेचारा बहुत ही, मैं आपको कह सकता हूँ मतलब बहुत ही पिछड़ा व्यक्ति था.
और he gave the best possible treatment to us and it was so nice and so tasty and so much love anyhow. तो उसने फिर हमको पंचायत घर में ले गया जो मेन गांव में था। तो फिर मेन गांव में वो पंचायत घर में हम लोग सो गए और सुबह को हम उठे हैं तो फिर गांव वालों ने हमको चावल और दूध दिया ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमने भात में दूध डाल के खा लिया। अभी ऐसा हो गया हमारे जीवन में, हम इतना ऐसा सब देखने के बाद खाने में कुछ भी हो तो एडजस्ट हो जाता है, कोई खास टेंशन की बात नहीं है। हमको देख के लगता नहीं कि हम कभी किसी अभाव में जिए हैं। हाँ, तो कृपा रही एनीहाउ। सो वी मूव्ड अहेड। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया था कि एक सोनभद्र में हमें किसी से परिचय हुआ था। कोई राजनेता ही थे, बहुत बड़े स्तर के नहीं थे, छोटे मोटे स्तर के तो थे ही। उनके पिताजी का घर है उधर में, आसपास उस गांव में, उधर बॉर्डर में, बिहार यूपी बॉर्डर में। तो मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, जरूरी भी नहीं है। तो हम उनके घर चले गए। वहां पे वो पंचायत सरपंच थे या प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट जो भी बोले आम भाषा में। तो हमने उनको थोड़ा सा अपना परिचय बताया और बोला हम ऐसे योग ध्यान कराते हैं, ये वो है, तो हम कुछ दिन रह सकते हैं क्या? तो बोलते हाँ जी आप रहिए, हमारे घर पे रहिए। तो उनके घर पे बाहर पे घर के वरांडे में कवर्ड वरांडा था, उसमें 2 चौकियां थी। चौकी मतलब वो तखत जिसको बोलते हैं, वो हमको दे दिए कि आप इसमें रहिए, सोइए, खाइए, जो भी है। तो हम उधर रुक गए और फिर हम लोग ने अपना योग ध्यान का शिविर आरंभ कर दिया उधर गांव वालों को, स्कूल के बच्चों के लिए, है ना। ये सोन नदी के किनारे, वैसे बहुत सुंदर जगह है। मैंने अक्सर देखा है जो भी माओवादियों के हाथ में इलाके है रहे या थे या जो भी है, वो दे आर अनटच्ड, एब्सोल्युटली अनटच्ड बाय आउटर सिविलाइजेशन, सो दे आर स्टिल वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी सीनिक। हाँ, तो हम वहाँ पे अपना शिविर वगैरह कराना शुरू कर दिए। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि शिविर कराते कराते एक दिन ऐसा 3-4 शिविर चल रहे थे। एक तो जनरल था, सब आम जनमानस के लिए था, एक किसी स्कूल में था। तो एक स्कूल में कहीं शाम को कुछ शिविर चलता था, उसमें मैं नहीं जाता था, रमाशंकर को हम भेज देते थे। तो रमाशंकर शाम को आए और बोलते, हमको आके बोलते भैया, उनका बात करने का ऐसा तरीका, भैया जो लोग को जिस काम के लिए हम आए हैं वो लोग गांव में आ चुके हैं। तो बोला अच्छा। तो मैंने बोला चलो। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था अपना धोती अंग वस्त्र में, मैंने अपना अंग वस्त्र में लपेटा और बोला चलो मिलने चलते हैं। तो हम उनको मिलने पहुंच गए। और मिलने क्या पहुंच गए, ये लोग जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, शोले वोले में आपने देखा होगा, ये लोग चारपाइयों में बैठे हुए हैं बंदूकें के साथ, और गांव वाले बेचारे नीचे ऐसे करके बैठे हुए हैं उनके सामने में जमीन के ऊपर, और ये लोग बंदूकें तान के ऐसे चारपाइयों में बैठे हैं। तो मैं गया और मैं जाके उनके बाजू में चारपाई पे बैठ गया। तो उनको लगा कि ये आदमी की इतनी हिम्मत कि हमारे बाजू आके बैठे। मेरे को ऐसा नहीं कि मैं किसी उनका अपमान करना चाह रहा था, मेरे लिए को सहज था, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे नीचे बैठना चाहिए ऐसे करके। मेरे को सहज, हम लोग का गुरुदेव की कृपा से एक स्वाभिमान ऐसा अध्यात्म में रहते हुए हो गया। तो हम जाके उनके पास बैठ गए। तो फिर हमने अपना परिचय दिया, बोले आप कौन हैं? तो मैंने अपना परिचय दिया कि जी हम ऐसा योग ध्यान शिविर सिखाते हैं, आप लोग भी करिए। और आपको मतलब कैसे कि आप में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ऐसा ऐसा करके उनको हल्के तरीके से हमने समझाना शुरू किया। तो तो वो बोलते हैं आप ठाकुर के घर में बैठ के दूध मलाई खा रहे हैं, ऐसा करके मतलब थोड़ा इस टाइप की बात किया। और फिर हमारा ऐसा ही है, ऐसा ऐसा ही अंग वस्त्र था हमारे कंधे पे, ऐसा खींचते हैं, बोले इससे तुमको भी लटका देंगे, तुम्हारे गुरु को भी लटका देंगे। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे समीर जी उन लोगों तक पहुंचे जो अमन और शांति का रास्ता छोड़ के हथियार उठा बैठे थे। अगले एपिसोड में समीर जी हमें बताएंगे कि वो लोग कैसे हथियार छोड़ने को तैयार हुए और हथियार छोड़ने के बाद मुख्य धारा से कैसे जुड़ गए और आज समाज में रह के सामान्य जीवन जी रहे हैं।